गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th स्टैंडर्ड में ग्रामर पार्ट के अंदर वाक्य तथा वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहले वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध होता है, यानी कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे वाक्य कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, सत्य की विजय होती है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान यानी कि सार्थक है एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट करता है। यानी कि यहाँ जो वाक्य दिया गया है, सत्य की विजय होती है, ये एक व्यवस्थित वाक्य है। अगर मैं इसे दूसरी तरह लिखूं कि सत्य होती है कि विजय, तो ये एक गलत वाक्य कहलाएगा। शब्द को सही ढंग से क्रम के अनुसार लगाने से वो उस वाक्य का जो समर्थक यानी कि सार्थकता से अभिप्राय होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। इस तरह आगे हम वाक्यांश जानते हैं। वाक्यांश यानी कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के अनुसार, दरवाजे पर कोने में वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश है। वाक्यांश के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नार्थवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि जिस वाक्य में कार्य के होने का अर्थ करने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया।
प्रश्नार्थवाचक वाक्य, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नार्थ वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य में जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नार्थवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि वाक्य में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है उसे प्रश्नार्थ वाक्य कहते हैं। उदाहरण के अनुसार भारत क्या है? राम के पिता कौन है? दशरथ कहाँ के राजा हैं? चौथा, आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट करता होता है, उसे आज्ञा या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखो। विस्मयावादी वाक्य, वह वाक्य जिसके किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त होता है, उसे विस्मयावादी वाक्य कहते हैं। जैसे कि आहा, कितना सुंदर उपवन है, ओहो, कितनी ठंडी रात है, वाह, हम जीत गए। ત્યારબાદ इच्छावादक वाक्य, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि की अभिव्यक्ति होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी संकेत का बोध होता हो, यानी होता हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
क्या वह यहाँ आया गया? क्या उसने काम कर दिया? ये एक संभावना है ना? तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे फ्रेंड्स हम जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद है। उसमें पहला भेद है सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। यानी कि जिस कार्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। वाक्य में उद्देश्य के कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है तो मुकेश पढ़ने का कार्य करता है। राकेश ने भोजन किया तो राकेश भोजन का कार्य करता है। तो ये एक साधारण सरल वाक्य है। उसके बाद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 उपवाक्य यानी कि जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अमुच्य बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अवयव से जुड़ते होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यानी कि इसमें 2 वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को आया, तो 2 वाक्य साथ में जुड़ गए। उसके बाद मिश्रित यानी कि मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिकता क्रिया होती है। यानी कि जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की उपेक्षा होती है। जैसे कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य और वाक्य के प्रकार हमने जाने। इस पार्ट को आप अच्छी तरह से सुनना है और समझना है, और टेक्स्ट बुक में जो इसका स्वाध्याय दिया है वो आपको नोटबुक में लिखना है अपने आप से। तो आगे के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।